मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। 29 जुलाई यानी कि कल का दिन, जी हाँ, कल का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। कल के दिन में हमारे देश में दो महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। उन दोनों बदलावों के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूँगा। कल का जो दिन था गाइस, यानी कि 29 जुलाई, कल के दिन में हमारे देश में दो महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। उन दोनों ही चीज़ों के बारे में, उन दोनों बदलावों के बारे में आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। जिसमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कल हमारे देश की वायुसेना को 5 राफेल विमान मिले हैं। 5 राफेल विमान मिले हैं, यानी कि 36 राफेल विमान फ्रांस से आने वाले हैं, जिसमें से 5 राफेल विमान कल आ चुके हैं अम्बाला एयरबेस पे। जिसमें से उन 5 में से 2 जो हैं ट्रेनिंग में लगे हैं और 3 जो हैं अपनी सर्विस देंगे। इसके अलावा जो दूसरे बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप सब जानते हैं, दुनिया बदल रही है, दुनिया की सोच बदल रही है और दुनिया के साथ अगर हमारे देश को खड़ा होना है तो उसको भी अपने आप को बदलना होगा, अपनी नीतियों को बदलना होगा, अपने आप को इस स्तर पे लेके जाना होगा कि वो दुनिया के साथ खड़े हो सके। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में कल कैबिनेट ने एक बैठक बुलाई, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे। उसमें कैबिनेट में एक हमारी नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है, यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई उसमें नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा किया गया, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया गया। और उस नई शिक्षा नीति को हमारे कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और इस कैबिनेट के बैठक के कुछ घंटों के बाद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने, यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति में जो बदलाव है वो प्रेस के साथ मीडिया के द्वारा लोगों के साथ साझा किए और मीडिया को बताया कि इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव है और ये नई शिक्षा नीति जो है कैसे हमारे देश के उज्जवल भविष्य में काम करेगी, कैसे ये जो नई शिक्षा नीति है हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए कारगर साबित होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं वही चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें क्या क्या बदलाव है, क्या क्या मेजर चेंजेस है। बेसिकली गाइस ये 60 पेजेस की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बट मैं यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एक समराइज तरीके से बताऊँगा कि क्या क्या मेजर चेंजेस है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और कैसे ये किसी चिल्ड्रन के लाइफ को फ्यूचर में ब्राइट करेगा और कैसे ये बच्चों के भविष्य को सफल बनाने में कारगर साबित होगा। तो आइए देखते हैं गाइस क्या क्या चेंजेस हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और कैसे ये हमारे लिए लाभदायक होगा। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या बदलाव, मेजर बदलाव आए, क्या क्या बड़े बदलाव आए हैं, जिससे हमारी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। आप सब जानते हैं कि किसी भी देश को अगर विकास करना है तो उसकी नींव जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए और किसी भी देश की नींव होती है उसका एजुकेशन सिस्टम। अगर किसी देश का एजुकेशन सिस्टम मजबूत है या स्ट्रॉन्ग है तो उस देश का जो फ्यूचर होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, उस देश के जो ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे वो काफ़ी स्किल्ड होंगे और वो अपने देश के लिए नए डेवलप करेंगे, नई रिसर्च करेंगे, जिससे उनका देश काफ़ी आगे बढ़ेगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में गई कल हमारी जो केंद्रीय सरकार है केंद्र सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेके आए हैं। 34 साल के बाद गई ये नई शिक्षा नीति हमारे देश में आई है। इससे पहले गई 1986 में जब राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब नई शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद भी उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं गाइस, कुछ ना कुछ संशोधन किया गया है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया गया है, लेकिन उसमें बड़े चेंजेस नहीं थे। इसलिए 1986 का ही जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसी को अभी तक हम उसी के परिप्रेक्ष्य में हम काम करते आए हैं कि जो 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग काम करते आए हैं। लेकिन अब जाके 34 साल के बाद देश को एक नई शिक्षा नीति मिली है। तो इस 34 साल के बाद जो नई शिक्षा नीति है इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा
कि इस नई शिक्षा नीति में जो उन्होंने कल मानव संसाधन मंत्रालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिक्लेयर किया कि क्या क्या इसके अंदर बदलाव है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइस, तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट था, यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय था, अब वो बदल चुका है। अब उसका नाम गाइस एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो काफ़ी भारी भरकम वर्ड था, अब उसको हटा के सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो है हमारी मिनिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सबसे पहला चेंज तो ये था गाइस। इसके अलावा जो दूसरा चेंज था, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमारा ये संकल्प रहा है या हमने ये कोशिश किया है कि हम अपने देश की जीडीपी का यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च करें। यानी कि जो हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद है उसका 6% हम अपने शिक्षा को, हमारे देश की शिक्षा के ऊपर खर्च करें, हम हमारे देश की शिक्षा के ऊपर व्यय करें। लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हो पाया है। अभी भी अगर मैं बात करूँगा तो हमारे देश की जीडीपी का सिर्फ 4.5% ही एजुकेशन के ऊपर खर्च हो रहा है, वो भी राज्य और केंद्रीय सरकार मिला के खर्च कर रही है। लेकिन हमारे देश, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1968 में, जब पहली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जब हमारी इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, तब ये सपना देखा गया था कि हम अपनी जीडीपी का, जब ये डिक्लेयर किया गया था, तब ये अनाउंस किया गया था कि हम अपने देश की जीडीपी का 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे। बट अभी तक कभी भी कोई भी बजट ऐसा पेश नहीं हुआ है कि हमारे देश की जीडीपी का 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाए। लेकिन अब केंद्र सरकार ने ये डिक्लेयर किया है और इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट वे में लेने की बात की है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने देश की जीडीपी का 6% हम अपने शिक्षा के ऊपर खर्च करें। तो दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ये था गाइस। तीसरे बदलाव की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं गाइस। स्कूली शिक्षा के तौर पे भी काफ़ी सारे, स्कूली शिक्षा स्तर पे भी काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं और उच्च शिक्षा स्तर पे भी यानी कि कॉलेज शिक्षा स्तर पे भी काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। तो मैं सभी बदलावों को एक एक करके आपके सामने डिक्लेयर करूँगा। सॉरी गाइस। तो इसके बाद अगर मैं तीसरे बदलाव की बात करूँ गाइस, तो अभी तक आप लोग स्कूली शिक्षा करते थे, उसका जो फॉर्मेट था वो 10+2 का फॉर्मेट था। यानी कि पहली से लेकर 10वीं तक जो पढ़ाई होती थी वो एक तरह की पढ़ाई होती थी। उसके बाद जब आप इंटर में या फिर इंटरमीडिएट में जाते थे, वहाँ पे आपको अपने स्ट्रीम चूज़ करने पड़ते थे, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, जो भी स्ट्रीम होता था। यानी कि 10+2 का फॉर्मेट होता था। अब इस 10+2 के फॉर्मेट को हटाकर 5+3+3+4 में बांट दी गई है। यानी कि 5+3+3+4 ये नया फॉर्मेट अब तैयार किया गया है। ये हमारी पढ़ाई का नया ढांचा तैयार किया गया। पहले जो होता था गाइस 12 साल की पढ़ाई के लिए ढांचा तैयार किया गया था, अब जो है गाइस 15 साल की पढ़ाई के लिए ढांचा तैयार किया गया है। अब जो पहले 5, 3, 3, 4 की जो 4 का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो पहले 5 वर्ष हैं इसको फाउंडेशन स्टेज माना गया है। यानी कि पहला जो 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट बनाया गया है, इसमें जो पहला 5 साल है इसको फाउंडेशन स्टेज माना गया है। फाउंडेशन स्टेज में, इस फाउंडेशन स्टेज के लिए एक करिकुलम बनाया जाएगा गाइस, और ये जो करिकुलम है ये एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। और इस 5 साल की बात करूँ अगर मैं, इसमें प्री प्राइमरी के 3 और पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के 1-1 वर्ष शामिल होंगे। यानी कि पहले 3 साल प्री प्राइमरी के होंगे, जैसे कि आप नर्सरी, केजी, एलकेजी पढ़ते थे। इसके बाद पहली कक्षा का 1 साल और दूसरी कक्षा का 1 साल शामिल होगा। इसके लिए एक अलग से करिकुलम बनाया जाएगा जो एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। और यूनिवर्सलाइजेशन के ऊपर ये करिकुलम बनाया जाएगा। यानी कि पूरी यूनिवर्स के बेस पे, ये पूरी यूनिवर्स में देखा जाएगा कैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है, कैसे ढांचा किया था, कैसे इन बच्चों को तैयार किया जाता है। उसी के बेस पे एनसीईआरटी ये करिकुलम को तैयार करेगी। और ये जो पहले 5 साल मैंने आपको बताए गए, नर्सरी से लेके दूसरी कक्षा तक, इसमें खेल कूद के द्वारा जब बच्चों को जानकारी दी जाएगी, खेलकूद की गतिविधियों के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को पढ़ने का पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जाएगा, बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक किया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा खेलकूद करके। इसका मतलब ये है गाइस कि खेलकूद के द्वारा पहले 5 साल में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इससे होगा क्या, इससे जो पहले 5 साल के बच्चे होते हैं, यानी कि जो पहली से दूसरी तक के बच्चे होते हैं, उनके पास अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं, वर्तमान स्थिति क्या है, उनके पास किताबों का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब जो बच्चे पढ़ाई को स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत किस्मत वाले होंगे कि उनके पास किताबों का बोझ कम होगा और अब वो खेल कूद के ज़रिए भी शिक्षा को प्राप्त
कर सकेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस अगले 3 साल की, यानी कि 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है, इसके बाद 3 साल की बात करूँ तो इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 की पढ़ाई पढ़ाई को शामिल किया गया है। इन 3 से 5 की पढ़ाई के बच्चों को गाइस बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा छात्रों को। इसके साथ छात्रों को नए नए विषय के साथ परिचित कराया जाएगा, जैसे कि विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाएगा और इनसे परिचित कराया जाएगा। ये 3 साल का था। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा अगले 3 साल की जो फॉर्मेट में अगला 3 साल है, इसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 की पढ़ाई की जाएगी, जिसको मिडिल स्टेज कहा जाता है। इसके साथ छात्रों को तय पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तय पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाने का मतलब क्या है, जो उनका सिलेबस डिसाइड किया गया होगा स्कूल के द्वारा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस पाठ्यक्रम के द्वारा उनको पढ़ाई शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके द्वारा उनको पढ़ाई शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद जो आखिरी स्टेज है 5-3-3+4 की जो आखिरी स्टेज है, इसको लास्ट स्टेज बोला गया। इसमें 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इसमें छात्रों को किसी विषय के द्वारा किसी विषय के प्रति गहरी समझ प्रदान की जाएगी, किसी विषय के बारे में खास जानकारी दी जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को, बच्चों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। उसे बताया जाएगा कि कैसे किसी भी सब्जेक्ट्स के बारे में उसको एक तरह से परफेक्ट बनाने की कोशिश की जाएगी, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी उनको दी जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा इसके अलावा अब जो स्कूलों में जो हमारा अभी तक सिस्टम होता था स्ट्रीम सिस्टम का मतलब क्या है गाइस, आप 10th तक पढ़ाई करते थे। 10th तक पढ़ाई करने के बाद आपको 11th में जब आप 11th में एडमिशन लेने जाते थे, आपको एक स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता था। या तो आप कॉमर्स ले सकते थे, या फिर आप आर्ट्स ले सकते थे, या फिर आप साइंस ले सकते थे। इन तीनों में से कोई एक स्ट्रीम आपको चूज़ करनी पड़ती थी। और ऐसा होता था कि बच्चों में कहीं ना कहीं यहाँ पे भेदभाव होता था, और पेरेंट्स भी अपने आप को कहीं ना कहीं, मान लीजिए किसी बच्चे के कम मार्क्स आए, उसको साइंस नहीं मिल पा रही थी और उसने कॉमर्स ले लिया या ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स ले लिया, तो उस बच्चों को उतना इंटेलिजेंट नहीं माना जाता था। या फिर कोई बच्चा जो साइंस लेता था उसको समाज में बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता था, अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता था, उसके पेरेंट्स भी उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे। उस भेदभाव को कम करने के लिए केंद्रीय सरकार ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है। उन्होंने स्ट्रीम सिस्टम को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। यानी कि 11वीं 12वीं में जब आप जाएंगे तो आपको स्ट्रीम को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मनपसंद से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, अगर मैं कॉमर्स पढ़ना चाहता हूँ तो मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ भी ले सकता हूँ। और मान लीजिए मेरा मन अगर केमिस्ट्री पढ़ने का भी, और मैं मैंने कॉमर्स ले रखी है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं केमिस्ट्री को भी सिलेक्ट करूँ, तो मैं एक केमिस्ट्री का भी सब्जेक्ट अपने स्ट्रीम में सेलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर मैंने अगर आर्ट्स ले रखी है तो, और मेरा मन एक सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ने का मन कर रहा है, मेरा इंटरेस्ट है बायोलॉजी पढ़ने में, क्योंकि हम 10th तक तो साइंस पढ़ते आए हैं, तो और मेरा मन कर रहा है कि मैं 11th में भी बायोलॉजी को कंटिन्यू करूँ, तो मैं आर्ट्स का स्टूडेंट होते हुए बायोलॉजी को पढ़ सकता हूँ। तो गाइस, इस वजह से कहने का मतलब ये है कि अब स्कूलों से जो है स्ट्रीम सिस्टम को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब 11th-12th में आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके नंबर कम आए तो मुझे कॉमर्स मिलेगी या आर्ट्स मिलेगी। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने आर्ट्स ले रखी है तो भी आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी संभवतः क्या है, इसके लिए एक पूल बनाया जाएगा केंद्रीय सरकार के द्वारा। पूल बनाने का मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे कि आपने हिस्ट्री ली, ज्योग्राफी ली और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस ली, उसके बाद आप चाहते हैं कि बायोलॉजी ली, तो अगर केंद्रीय सरकार ने एक ऐसा पूल बनाया होगा कि उसमें के अंदर बायोलॉजी फिट बैठता होगा तो आप ये बायोलॉजी सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन हो सकता है अगर सरकार ने केमिस्ट्री किया होगा तो उसमें केमिस्ट्री आपको लेना पड़ेगा। और अगर पॉलिटिकल साइंस की जगह सरकार ने कोई और किया होगा, तो यानी कि इन चीज़ों के लिए एक पूल बनाया जाएगा। अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, आर्ट्स लेने के बाद कोई साइंस स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, अगर वो आपके पूल में फिट बैठता है तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप आर्ट्स लेने के बाद कॉमर्स स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंट पढ़ना चाहते हैं, तो वो अगर आपके पूल में फिट बैठता है तो आप अकाउंट सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से स्ट्रीम सिस्टम को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अब आपको स्ट्रीम चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है 11th-12th में। गाइस, आप जैसे 10th तक पढ़ाई करते आते थे, आगे भी आप 11th-12th में अपनी पढ़ाई को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब आपको इसमें 11th-12th में बस आपका ये होगा कि आप कोई भी एक स्ट्रीम चूज़ करेंगे, उसके अलावा आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जो आपका मनपसंद सब्जेक्ट है, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या चेंज हुए गाइस, इसके अलावा 5वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है,
वो अब मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में ही कराई जाएगी। यानी कि अभी तक जो स्कूलों का दबाव होता था इंग्लिश मीडियम का या अंग्रेजीकरण का कि अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाया जाए, अब वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अंग्रेजी मीडियम की जो अनिवार्यता है अब वो बिल्कुल स्कूलों से ख़त्म कर दी गई है। अब कोई भी आपके स्कूल आपके पेरेंट्स या आपके बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है कि उनको अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाए। अब 5वीं तक की जो पढ़ाई है या तो राष्ट्रभाषा हिंदी जो की है या फिर जो स्थानीय भाषा है जैसे कि कन्नड़ हो गया, आपका तेलुगु हो गया, इसमें भी पढ़ाई जा सकती है। और अंग्रेजी जो है सिर्फ एक विषय मात्र के तौर पे पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा क्या चेंज आएगा? इसके अलावा 6ठी कक्षा के बाद ही छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाने लगेगा। कंप्यूटर कोडिंग का मतलब है कि 6ठी कक्षा से ही बच्चे अब हमारे देश के बच्चे भी, हमारे देश के छात्र भी दूसरे देशों के छात्र की दूसरे क्षेत्रों के छात्र की भांति 6ठी कक्षा से ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से परिचित हो जाएंगे और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से परिचित हो जाएंगे और उसके बारे में शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट कर देंगे कि क्या सॉफ्टवेयर क्या होता है। आप देखते हैं गाइस आज के टाइम पे लोग ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं फिर भी उनको सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता होता, उनको अलग से बाद में कोर्स करना पड़ता है। लेकिन अब ये सरकार ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया कि 6ठी क्लास से ही अब बच्चों को कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर एंड कोडिंग सिखाया जाने लगेगा और 6ठी क्लास से ही अब बच्चे कंप्यूटर से जुड़े जाएंगे और उनको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जानकारी दी जाएगी। इसका मतलब यानी कि ये है कि अगर आप इसके अलावा बच्चे हमारे जो छात्र हैं 6th क्लास के, वो इसके अलावा अगर किसी विशेष सब्जेक्ट में उनकी रुचि है तो वो उसके लिए किसी प्रोफेशनल से जुड़ के, किसी प्रोफेशनल आदमी से जुड़ के, उस सेक्टर के किसी प्रोफेशनल आदमी से जुड़ के इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। इंटर्नशिप करने का मतलब क्या है गाइस? अगर किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रुचि है तो वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए किसी प्रोफेशनल आदमी से जुड़ के उस सब्जेक्ट के बारे में, उस विषय के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बच्चे को पेंटिंग में बहुत ज़्यादा रुचि है और वो 6th क्लास का बच्चा है, तो वो 6th क्लास में जैसे ही वो प्रवेश करता है तो वो किसी फेमस पेंटर के पास जाके उसके अंदर में इंटर्नशिप कर सकता है और इंटर्नशिप करने के बाद वो अपने जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको भी गेन कर सकता है। इसके अलावा क्या चेंज होएगा? इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक की जो पढ़ाई होती थी उसमें कई एनुअली एग्ज़ाम होता था, बट अब उस एनुअली एग्ज़ाम को ख़त्म कर दिया गया है। अब आपका जो है मल्टी सेमेस्टर एग्ज़ाम कर दिया गया है। मल्टी सेमेस्टर का एग्ज़ाम का मतलब क्या है? अब आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, यानी कि हर 6 महीने में एक आपका एग्ज़ाम होगा। मान लीजिए मैं किसी 10वीं क्लास का छात्र हूँ और मुझे अगर अभी तक क्या होता था, जो 10वीं और 12वीं में बच्चे पढ़ते थे उनको ये लगता था कि यार जो अभी हमारे एग्ज़ाम हो रहे थे, क्वार्टरली या हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते थे, तिमाही या छमाही एग्ज़ाम होते थे, उनके मार्क्स जुड़ने नहीं है तो बच्चे पूरे साल पढ़ाई नहीं करते थे। वो सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम जब आने वाला होता था तभी पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करने के बाद वो मार्क्स भी अच्छे ले आते थे, लेकिन वो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते थे। वो सिर्फ फाइनल ईयर के जब एग्ज़ाम आने वाला टाइम था उसी टाइम पे पढ़ाई करती थी। बट अब इसको ऐसा नहीं करना होगा, अब छात्रों को पूरे साल पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि अब जो है चाहे 9वीं कक्षा की बात हो, 10वीं 11वीं या 12वीं कक्षा की बात हो, वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। यानी कि हर 6 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम्स होंगे और आपको यानी कि साल में 2 एग्ज़ाम्स होंगे और दोनों एग्ज़ाम्स के मार्क्स को देख के ही आपका मार्कशीट तैयार की जाएगी। यानी कि अब जो है छात्रों को पूरे साल पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बोर्ड के एग्ज़ाम को भी काफ़ी आसान बना दिया गया है और अब आपका जो एग्ज़ाम है गाइस वो बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम होगा। यानी कि आप जो रट के जाते हैं ट्यूशन्स वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में जो आप रट के जाते हैं और कॉपी पेस्ट कर देते हैं एग्ज़ाम में जाके, अब वो चीज़ नहीं होगी। अब वो नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम लेने का निर्णय किया गया है और नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम का मतलब आपके पास सारी चीज़ें प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिकली क्वेश्चन का मतलब एक एग्जांपल दोगे, मैं आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज़ का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड में, तो अभी तक आपके पास क्वेश्चंस आते थे जो आप बुक में क्वेश्चंस पढ़ के गए थे, बट आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल केसेस मिलेंगे और उन केसेस को आप अपने नॉलेज के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन से अपनी कंपनी को कैसे बाहर निकालेंगे, उसके बारे में आपको अपने आंसर्स देने होंगे। यानी कि जो एग्ज़ाम होंगे वो नॉलेज बेस्ड होंगे। इसके अलावा बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे वो एक डिस्क्रिप्टिव भी होंगे और सब्जेक्टिव भी होंगे। यानी कि कुछ एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होंगे और कुछ एग्ज़ाम सब्जेक्टिव भी होंगे। तो छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा है कि डिस्क्रिप्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स भी होने के चांसेस हैं। तो इससे बढ़िया है कि इससे बढ़िया मौका आपके लिए नहीं हो सकता गाइस। आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना पड़ेगा, आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, टाइम की कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। लेकिन एक जगह पे देखा जाए तो अब आपके जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अब आप जो किताबों में पढ़ के जाते हैं, रट के जाते हैं, वो चीज़ नहीं होगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अब आप बोर्ड में
अपनी पसंद की भाषा से एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि अगर आप हिंदी में पेपर देना चाहते हो तो हिंदी में पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप इंग्लिश में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा अब जो रिपोर्ट कार्ड है गाइस वो भी 360 डिग्री पे बनाया जाएगा। 360 डिग्री पे बनाने का मतलब क्या है? 360 डिग्री असेसमेंट पे बनाया जाएगा। 360 डिग्री असेसमेंट पे बनाने का मतलब क्या है गाइस? अभी तक जो रिपोर्ट कार्ड बनता था बोर्ड का, वो सेंट्रल बोर्ड जो है वही बनाती थी बच्चों के, छात्रों के में, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जो मार्कशीट तैयार की जाएगी उसमें एक कॉलम ऐसा भी होगा जिसमें छात्र अपने आप को खुद नंबर दे सकेंगे। इसके अलावा एक कॉलम ऐसा भी होगा जो छात्रों के सहपाठी यानी कि जो आपके क्लासमेट्स हैं वो भी आपको नंबर देंगे। काफ़ी दिलचस्प है गाइस। इसके अलावा जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो भी आपके नंबर्स को मूल्यांकन करेंगे, और जो केंद्रीय जैसा कि आपका देगा, यानी कि अब जो आपका मार्कशीट बनेगा वो बिल्कुल 360 के बेस पे बनेगा, यानी कि होलिस्टिक मार्कशीट बनेगा जिसमें आप भी अपने आप को नंबर देंगे, आपके सहपाठी भी आपको नंबर देंगे, आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो भी आपको नंबर देंगे। और ये जो मार्कशीट है गाइस ये बहुत बढ़िया स्कीम है जिससे आप अपने आप को जान पाएंगे कि आपके अंदर कितना कैलिबर है, और आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आपको ये नंबर क्यों दिए जा रहे हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें स्कूली स्तर पे चेंज की गई हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसके बाद अब बात करते हैं गाइस उच्च शिक्षा स्तर की, यानी कि कॉलेज लेवल की पढ़ाई में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो कॉलेज में एडमिशन के लिए अगर मैं बात करूँ गाइस तो एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रखा जाएगा। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या है गाइस? इसका अर्थ ये है कि अगर आप स्कूल में 12वीं में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 12वीं में कम मार्क्स आए और आपका किसी कॉलेज में कट ऑफ से डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप उस कॉलेज में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे के उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं, और उन नंबर्स को कॉलेज जो है आपके 12वीं के नंबर के साथ जोड़ देगी, और उसके बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि आपके अगर 12वीं में कम मार्क्स भी मिले तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार आपको एक और मौका दे रही है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे के भी अपने मनपसंद कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा क्या चेंज हुएगा इस कॉलेज में? इसके अलावा गाइस अभी तक जो ग्रेजुएशन होता था वो हमारे पास 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, बट अब जो इस ग्रेजुएशन के दायरे को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इस ग्रेजुएशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक 3 साल का ग्रेजुएशन और एक 4 साल का ग्रेजुएशन। यानी कि अभी तक आप बैचलर की डिग्री जो लेते थे वो 3 साल पढ़ाई करते थे, उसके बाद आपको बैचलर की डिग्री मिलती थी। बट कभी कभी ऐसा होता था कि किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने 2 साल तो पढ़ाई कर ली, मान लीजिए मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ और मैंने 2 साल पढ़ाई की, 2 साल के बाद मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब जब मैं उस पढ़ाई को छोड़ूंगा तो मुझे उसके बदले कुछ भी नहीं मिलेगा, और जब मैं 2-3 साल के बाद दोबारा पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मुझे दोबारा से उस फर्स्ट ईयर को कंटिन्यू करना पड़ेगा। बट अब ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया इसके लिए। सबसे पहले क्या बात ये हमारी जो केंद्र सरकार इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 साल और 4 साल के लिए बांट दिया है, यानी कि जो नौकरी के लिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की होगी, लेकिन जो अपनी ग्रेजुएशन रिसर्च के लिए कर रहे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन 4 साल की होगी। यानी कि 3 साल की जो मेन कोर्स होगा ग्रेजुएशन का वो होगा, और 1 साल का उनके लिए रिसर्च के ऊपर उनकी पढ़ाई होगी। अब बात करते हैं गाइस ये जो ग्रेजुएशन है इस पर सबसे बढ़िया चीज़ क्या हुई है कि आप इसमें 1 साल के बाद भी अपनी पढ़ाई को छोड़ सकते हैं, 2 साल के बाद भी छोड़ सकते हैं, 3 साल के बाद भी अपनी पढ़ाई को छोड़ सकते हैं। इस व्यवस्था को गाइस मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का नाम दिया गया है। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका अर्थ मैं अगर आपको समझाऊँ एक एग्जाम्पल के द्वारा, मान लीजिए मैंने बीकॉम ऑनर्स किया और 1 साल के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स अगर मैं करता हूँ और मैंने 1 साल के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ देता हूँ तो मुझे उस 1 साल की पढ़ाई के बदले सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर मैंने 2 साल के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ा तो मुझे उसके बदले डिप्लोमा मिलेगा, और अगर मैंने 3 साल तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और फिर मैंने अपने कोर्स को अपनी पढ़ाई को क्विट किया तो मुझे बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। यानी कि अभी तक क्या होता था, अगर आपने 1 साल की पढ़ाई या 2 साल की पढ़ाई करने के बाद आपको अपनी पढ़ाई को छोड़ा बीच में तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था, और फिर से अगर आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते थे आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपने 1 साल की पढ़ाई के बाद अगर अपने आपको छोड़ा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई के बाद अगर आप छोड़ते हैं डिप्लोमा, और 3 साल की पढ़ाई के आप बैचलर डिग्री मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास बैचलर विद रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा, और रिसर्च की डिग्री आपको मिलेगी। एक तो बैचलर की डिग्री मिलेगी, उसके बाद 1 साल का रिसर्च की डिग्री भी आपको मिलेगी, और अगर आप 5 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको मास्टर्स की डिग्री मिलेगी।
इसके अलावा केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया है। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है गाइस? मान लीजिए क्या होता है गाइस, 1 साल 2 साल के बाद मैंने पढ़ाई कर दी और 2 साल के बाद मुझे अपने पढ़ाई को कुछ टाइम के लिए क्विट करना पड़ा, यानी कि 1 साल 2 साल के लिए किसी भी रीज़न से मुझे अपने पढ़ाई को क्विट करना पड़ा। अब 2 साल के बाद अगर मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो अभी क्या होता है, मुझे स्टार्टिंग से दोबारा अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर आपने 2 साल तक पढ़ाई की तो उसके जो भी आपके क्रेडिट स्कोर होंगे, हर सब्जेक्ट का एक क्रेडिट स्कोर होता है, तो उस 2 साल के जो आपके क्रेडिट स्कोर होंगे वो आपके जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट होता है वैसे ही क्रेडिट स्कोर आपका जो है एक अकाउंट में सेव हो जाएगा। और जब आप एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए आएंगे तो वो जो क्रेडिट स्कोर 2 साल आपने पढ़ा है वो आपकी इस साल की क्रेडिट स्कोर में जुड़ जाएगा और आपको 3 साल के ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। तो बहुत बढ़िया स्कीम है गाइस। पहले अभी के टाइम पे जो हमारा 1 साल 2 साल की बाद पढ़ाई के बाद अगर मैं अपनी पढ़ाई छोड़ जाता तो मैं एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल बाहर हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो ये एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बहुत बढ़िया है और ये जो पूरी व्यवस्था है ये डिजिटल होगी, तो इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कन्फ्यूज़न आपकी इसमें नहीं रहेगी। इस एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट से होगा क्या गाइस, आप एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कर पाएंगे। इसके अलावा क्या चीज़ हुई है गाइस, इसके अलावा संस्कृत भाषा को भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में गाइस संस्कृत भाषा की अब जो पहले जो इसकी महत्ता थी अब वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो केंद्र सरकार ने संस्कृत की भाषा को महत्वता देने के लिए जो भी संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विषय जो है संस्कृत में पढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा गाइस आईआईटी के लिए भी काफ़ी सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप जैसे कि बात करें गाइस, आईआईटी इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी डिग्री होती है, तो आईआईटी के कॉलेज में सिर्फ आईआईटी इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई होती है, बट अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने आईआईटी को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि वो भी अपने कॉलेजेस में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में होलिस्टिक नेचर अपनाए। होलिस्टिक नेचर का मतलब क्या है गाइस, कि वो भी अब अपने कॉलेजेस में आर्ट्स, मल्टीमीडिया यानी कि बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करवाएं। यानी कि अगर आप किसी आईआईटी कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं और आप किसी वोकेशनल कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग ही सिर्फ करेंगे। मान लीजिए मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मुझे म्यूज़िक में काफ़ी दिलचस्पी है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ इंजीनियरिंग ही कर सकता हूँ, मैं म्यूज़िक के कोर्स भी अब वहाँ पे कर सकता हूँ। यानी कि या फिर अगर मुझे पेंटिंग में दिलचस्पी है तो मैं पेंटिंग भी कर सकता हूँ। तो आईआईटी को ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इससे गाइस हमारे जो वोकेशनल चीज़ें हैं इसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हर कॉलेज में गाइस आज से म्यूजिक क्लासेस, आर्ट्स क्लासेस और जो आपकी कल्चरल क्लासेस होंगी वो भी आपको देने का प्रावधान रखा गया है। यानी कि हर कॉलेजेस को अपने कोर्स स्ट्रीम में म्यूज़िक क्लासेस वगैरह देनी पड़ेगी। इसके लिए गाइस इसके बाद और क्या चेंजेस हुए गाइस, इसके बाद फीस फिक्सेशन को भी काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में की कंप्लेन होती है कि फ़ीस फिक्सेशन का कोई रूल नहीं होता। किसी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, किसी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस बहुत कम है, तो उसके लिए भी एक फीस फिक्सेशन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और उसी के बेस पे निर्धारित किया जाएगा कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए क्या फ़ीस रखी जाएगी। इसके अलावा गाइस एक सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम बनाया जाएगा। सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है गाइस, जितने भी हायर एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं, आप सब जानते हैं गाइस अभी के टाइम पे हमारे देश में काफ़ी सारे हायर एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाई गई, जैसे कि यूजीसी एक कमेटी है, उसके बाद एआईसीटीई एक कमेटी है। तो इन सभी कमेटी को अब चेंज कर दिया गया है और इसके बेस पे एक सिंगल रेगुलेटरी कमेटी बनाई गई है जो सभी हायर एजुकेशन को देखेगी और सभी के बेस पे सभी जो भी दिशा निर्देश होंगे सभी के लिए यही सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम जो है यही दिशा निर्देश को बनाएगी, एक्सेप्शन लॉ और मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ के। यानी कि लॉ और मेडिकल कॉलेज के लिए अलग अलग अभी भी कमेटियाँ चलेंगी, अभी भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, लेकिन जो इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम बनाया गया है, जो कि जितने भी हायर एजुकेशन है, जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएगी और उसी के बेस में सभी को काम करना होगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी सारे ऐसे ही आप जानते हैं कि हमारे देश में काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। उन सब के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा और सभी को उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई करवानी होगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अलग पढ़ाई हो रही है
सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अलग पढ़ाई हो रही है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अलग पढ़ाई हो रही है। अब ऐसा नहीं होगा, सभी को एक ही विषय पर एक ही तरीके से पढ़ाई करवानी पड़ेगी और सबके लिए एक फ़ी कैप होगा। मैंने आपको बताया जैसे कि फ़ी फिक्सेशन के ऊपर भी काम किया जा रहा है, तो सबके लिए एक फ़ी कैप होगा। कोई भी उससे ज़्यादा फ़ी चार्ज, कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज उससे ज़्यादा फ़ी चार्ज नहीं कर सकता है। इसके अलावा गाइस एमफिल जो कोर्स था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं। वो 4 साल की होगी गाइस और आपका जो एमफिल कोर्स है आपको उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं और एमफिल कोर्स को आप डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एमफिल मतलब मास्टर ऑफ फिलोसफी कोर्स को बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसके अलावा गाइस बात करूँ अगर मैं इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, ये जो हमारा गाइस न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों से राय ली गई है। यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने मिलकर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए थे और 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनसे राय ली गई थी कि क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा इस तो और क्या क्या थोड़े बहुत मेजर चेंजेस है वो भी मैं अगर आपको बता दूँ तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात करूँ अगर मैं आपको गाइस तो टेक्नोलॉजी वर्चुअल लैब्स बनाए जाएंगे कॉलेज में। काफ़ी सारे आईआईटी मद्रास ने एक वर्चुअल लैब की तैयारी स्टार्ट भी कर दिया। इसके अलावा काफ़ी सारे और कॉलेज में अब वर्चुअल लैब्स बनाए जाएंगे ताकि टेक्नोलॉजी से बच्चों को जोड़ा जाए, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा सके। इसके अलावा जो केंद्र सरकार का टारगेट है कि 2035 तक 50% तक GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का उन्होंने टारगेट रखा है कि 2035 तक 50% GER वो कर लेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा इस तो उन्होंने जो अपने आप को उन्होंने ग्रेडेड ऑटोनॉमी का भी एक सिस्टम रखा है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब क्या है गाइस, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में 45,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। अब इस 45,000 से ज़्यादा से जो कॉलेजेस हैं ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से एफिलेटेड है। तो गाइस अब ये जो कॉलेजेस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से एफिलेटेड है, लेकिन इन 45,000 कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो इनमें पूरी कॉलेज ऐसे हैं जो कुछ बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, उसमें सालों साल एग्जाम ही होते रहते हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए उनका यूज़ होता है और उसी से वो पैसे अर्न करते हैं। बट अब केंद्र सरकार ने उन्होंने बोला है कि उनको एक ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी। ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, उनके लिए ग्रेड बनाया जाएगा। A+ की अलग कॉलेजेस होंगे, A के लिए अलग कॉलेजेस होंगे और A से B के लिए अलग कॉलेजेस होंगे। यानी कि A+ को अलग ऑटोनॉमी दी जाएगी, A के लिए अलग ऑटोनॉमी दिया जाएगा और B को पहले B को समझाया जाएगा कि अपने ग्रेड को सुधारें, अपने कल्चर को सुधारें और उसके बाद फिर उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। उसके बाद अलावा कॉलेजेस को ये भी शिक्षा दी जाएगी कि कैसे वो उस ऑटोनॉमी को खर्च करें, किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एक लिमिट फिक्स की जाएगी कि वो कितने कॉलेजेस को अपने से एफिलिएट करवा सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने 800 से ज़्यादा कॉलेजेस को एफिलिएट कर दिया है, लेकिन काफ़ी सारे कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ साल एग्जाम होते रहते हैं, तो इसलिए उसको ग्रेडेड ऑटोनॉमी को बनाया गया है। तो गाइस ये सारे जो मेजर चेंजेस किए गए हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसके अलावा गाइस बहुत सारे और भी चेंजेस हैं गाइस, बट जो मैंने आज आपके सामने डिसाइड किया ये मेजर चेंजेस हैं गाइस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आए हैं। और ये काफ़ी जैसा कि सरकार ने इस न्यू एजुकेशन में अगर ये सब कुछ सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है या सही तरीके से इसको लागू किया जाता है तो बहुत बढ़िया हमारे देश का फ्यूचर दिख रहा है मुझे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और हमारे लिए और हमारे छात्रों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। अब बात है कि सर ये लागू कब से होगा, तो इस सेक्शन में जो बच्चों ने एडमिशन ले लिया इस सेक्शन में तो कोई भी चीज़ नहीं होगी, लेकिन 2021 और 2022 का जो सेक्शन होगा उसमें ये चीज़ लागू कर दी जाएगी। तो गाइस फिलहाल के लिए इतनी जानकारी है मेरे पास। इसके अलावा मैं और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं तो और भी इसमें डिटेल्स में है, तो मैं और भी जैसे इसमें मुझे और भी जानकारी मिलती है मैं उसके लिए आपके पास उसकी जानकारी लेके आपको देता रहूँगा। फिलहाल के लिए ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आप एक बार ध्यान से देखिएगा, वीडियो को नया नोट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए आपके तथा आपके बच्चों, अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। सो तब तक के लिए धन्यवाद गाइज, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।